रसायन विज्ञान में आज यह दूसरा क्लास है। आप देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एक बार देखते हैं। इसको हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। विराम में स्थित वस्तु विराम में रहना चाहती है और यदि वह वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है। यह तभी तक रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। किसी पदार्थ के इसी गुण को प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कहते हैं और प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक, और लॉ ऑफ इनर्शिया को सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने ही हमें बताया था सर्वप्रथम इनर्शिया के नियम को। अब ये देखिए, यह इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ मतलब भी वही। तो द्रव्य का वर्गीकरण तो अवस्था के आधार पर और दूसरा होता है संगठन के आधार पर। दो आधारों पर इसको पहले बांटा गया है। तो जो अवस्था के आधार पर है उसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले हम देख लेते हैं अवस्था के आधार पर। सबसे पहले हमें जानना होगा एटम क्या होता है। तो यह सबसे छोटा पार्टिकल होता है। किसी भी आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन को आप खूब छोटा छोटा टुकड़ा करते चले जाइए तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा, बिल्कुल छोटा, वह एटम है। और जो एटम होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। और यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एटम को डाल्टन ने खोजा था। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एटम से बड़ा होता है। जब एटम आपस में मिल जाते हैं तब वह मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो और यह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद अंतर आणविक बल देख लेते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यह दो तरह का होता है, सहसंयोजन बल और असंयोजन बल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच अगर आकर्षण का बल है, मतलब वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को विकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। इसी के आधार पर ठोस, द्रव और गैस हम जानते हैं। हम ठोस और द्रव और गैस की व्याख्या करते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले जो ठोस होता है मतलब सॉलिड, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वह ठोस के आकार में रहता है, उसका आकार नहीं बदलता है फोर्स ऑफ रिपल्सन की। जो द्रव होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन की, लेकिन गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से कम होता है, इसीलिए वो स्वतंत्र होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। और ठोस में मॉलिक्यूल के बीच अंतराणविक स्थान कम होता है। देखिए किस तरीके से बहुत नज़दीक नज़दीक होता है। वहीं जो द्रव होता है उसमें अंतराणविक स्थान ठोस से ज़्यादा होता है, और गैस में तो बहुत अधिक होता है अंतराणविक स्थान। फिर ठोस का डेंसिटी अधिक होता है, द्रव का जो डेंसिटी होता है वो ठोस से कम होता है, गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है। ठोस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मतलब जो ठोस है उसको अगर हम ठोस है तो उसको हम मेल्ट करके मतलब पिघला करके द्रव बनाना चाहेंगे तो उसी को मेल्टिंग कहेंगे, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे लोहा है तो उसको पिघला के लिक्विड की तरह करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा तापमान पर वह क्रिया होगा, तो वही ज़्यादा होता है। और वह जब द्रव में बदल जाएगा तो उसे और उबाल देंगे, जब वो उबलने लगेगा और गर्म कर देंगे तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, तो वो भी ज़्यादा होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी तरीके से लोहे का भी बॉइलिंग पॉइंट कुछ होता होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या होता है, कहीं से पूछ कर बताइएगा। और द्रव का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ठोस से कम होता है। इसी तरह गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठोस का शेप और साइज निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है और गैस का भी अनिश्चित होता है। ठोस का वॉल्यूम निश्चित होता है, द्रव का वॉल्यूम निश्चित होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम अनिश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित